Hey guys, this is Deepti. Now you can see the CBSE 10th and 12th board examination dates has been announced from New East Delhi. It is for 10th and 12th. You can see the timetable of class 10th here and it is for class 12th. It is only for North East Delhi students. Okay, so go through this timetable. Hello everyone, this is Deepti. Now let us proceed to our next topic, changing role of public sector. This is our next topic. Okay. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी. ओके, बट नाउ इन दिस टॉपिक विल स्टडी अबाउट द चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर? वी ऑलरेडी नो पब्लिक सेक्टर क्या रोल होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हमारे एक कंट्री के लिए. व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर? ओके, बट हेयर इट इज़ रिटन चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर में वो कौन सी चेंजेस हुई थी उसके रोल में जो उसने एक तरीके से प्ले किया था हमारे कंट्री को डेवलप कराने में. ओके, तो वी कैन से इट हियर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947. हमारे पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा है इंडिपेंडेंस के बाद. ओके, विच टाइप ऑफ चेंजेस इनकर्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मीन्स किस तरीके की चेंजेस हमको देखने को मिली है. फर्स्ट चीज़ तो ये क्लियर होती है. ओके, जब हमारा कंट्री, हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो ये एक ऐसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थी, आप बोल सकते हो पब्लिक सेक्टर ही आया था इंडिया को और डेवलप कराने में. अपने 5 इयर्स के प्लान को अच्छे से प्लान करके इंडिया को किस लेवल तक ले जाना है, किस चीज़ को क्या करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होने चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए, जो भी हमारे कंट्रीज़ के पार्ट्स हैं, स्टेट हैं, जो भी चीज़ें हैं वो इक्वल बेस पे कैसे कोई भी काम कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन अराइजिंग हियर. फर्स्ट थिंग आई वांट टू से दैट द मेजर रोल प्लेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर 1947. ठीक है, फर्स्ट थिंग तो आप ये याद रखना कि गवर्नमेंट का जो मेन रोल था उन्होंने अपना सारा रोल दिखाया आफ्टर 1947. सो इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट कम इन टू 1951 फाइनली. आफ्टर दिस गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस कब हुई? 1951 में. ओके, गवर्नमेंट बोलो या पब्लिक सेक्टर बोलो, हम लोगों ने जब प्रीवियस टॉपिक, अगर हम लोग उस प्रीवियस टॉपिक की तरफ जाएं तो मैंने बताया था कि जितनी प्राइवेट कंपनीज होती हैं that one is the other thing, and जो पब्लिक सेक्टर होते हैं that was related to only to the government companies. तो government companies means what? You can say it a public sector also. तो एग्जिस्टेंस में गवर्नमेंट कंपनी जो थी वो 1951 में फाइनली आ चुकी थी. ओके, नाउ गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी प्लान देयर 5 ईयर प्लान. गवर्नमेंट ने प्लान किया आफ्टर 1947, 5 ईयर प्लान उन्होंने एक प्रिपेयर किया फॉर फुलफिलिंग द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट प्लान. किस लिए? फॉर फुलफिलिंग द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट प्लान. अब आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान थे. ओके, हियर इट इज रिटन पब्लिक सेक्टर वाज स्टार्टेड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, यहाँ पे मेंशन है आपका कि पब्लिक सेक्टर स्टार्ट हुआ था फॉर अचीविंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, टू अचीव मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम को लेके उसे इक्वली हर सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बनाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हुई थी वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही हुई थी, इसमें कोई प्राइवेट का खुद का रोल नहीं था. टू डेवलप ऑल पार्ट्स द कंट्री इक्वली, जो भी कंट्री के पार्ट्स हैं उस सारे चीज़ों को इक्वली डेवलप करना. ओके, ये नहीं कि आपने एक कंट्री के एक पार्ट्स को डेवलप किया एंड आपके दूसरे पार्ट्स पर उसका ध्यान ना हो. ओके, इक्वली ये इन्होंने डिसाइड किया कि हम हर कंट्री के पार्ट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इज इट क्लियर? द थिंग इज हियर अराइजिंग कि जब 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हुआ था कि अब हमारे इंडिया को टेक केयर कौन करेगा. ओके, तो पब्लिक सेक्टर ही आया था सामने जब प्राइवेट सेक्टर ने हर चीज़ों से इनकार कर दिया, कि डिनाई कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स इन आवर प्लान. हम लोग क्यों किसी वेलफेयर के बारे में सोचें, हम लोग अपना इनकम खुद लगाएंगे, हम लोग अपना कोई भी पैसा लगाएंगे, कोई भी चीज़ करेंगे तो फॉर अस ओनली,
हम किसी के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे। ओके, उन्होंने साफ इस चीज़ से डिनाई कर दिया। प्राइवेट सेक्टर पहले ही वो अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल लिया। तो रोल तो गवर्नमेंट का ही प्ले हुआ ना यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो कि पब्लिक सेक्टर आई जो हमारे इंडिया को डेवलपिंग प्रोसेस में, डेवलपिंग फॉर्म में लेके गई। ओके, नेक्स्ट थिंग, so from 1951 to 1991 government done all things by holding the power and run the country, but the situation come at that time, situation ऐसी आई उस समय कि गवर्नमेंट शुड टू टेक मेजर डिसीजन। गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ा जब प्राइवेट सेक्टर ने अपने आप को बोल दिया कि मैं ये सब चीज़ में नहीं पढ़ सकता, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, क्योंकि उनको अपनी उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रही थी। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्राइवेट सेक्टर कभी भी कोई भी एक्टिविटी करता है तो फॉर देयर प्रॉफिट ओनली। प्राइवेट सेक्टर का कोई ऐसा रोल नहीं है कि अपने वेलफेयर या किसी सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचे, किसी पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचे। ये सारा रोल जो था वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकती थी। तो प्राइवेट सेक्टर ने पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर ही गवर्नमेंट के थ्रू आई थी, और सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और अपने 5 ईयर प्लान में उस चीज़ को मेंशन करने के लिए, और जो भी उसने एक चीज़ अचीव करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने लिया था वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है। स्पीड इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इक्वली। ये सारे चीज़ ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप्ड इन 1991। उन्होंने 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। हेयर 3 टर्म्स यू ऑल हैव ऑलरेडी हियर्ड। आपने 3 टर्म्स एक ऐसे हैं जो आपने 6th और 7th क्लास में SST में आपने सोशल साइंस में पढ़ा, सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, फ्रॉम दीज 3 गवर्नमेंट हैज़ टेकन द डिसीजंस। If there is any problem, I have just mentioned the definition also here. What is the meaning of liberalization, privatization and globalization? आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। Okay, from these 3 government has taken the decision that we should take a decision. ये जो 3 आप देख रहे हो, liberalization, privatization and globalization, इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया that we should to take a decision. वी कांट टेक एनी एक्शन, देन इंडिया का जो आप बोल सकते हो कि डेवलपिंग के फॉर्म में लाना चाहते हो आप, वो अंडर डेवलप्ड हो जाएगी। फिर आप एक कंट्री को, अपने इंडिया को अगर डेवलपिंग फॉर्म में देखना चाहते हो तो आपको बहुत ही हर चीज़ के लिए अटेंटिव होना पड़ेगा, बहुत ही पंक्चुअल होना पड़ेगा, और जो आपने डिसीजन लिया उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, नहीं तो जो आप इंडिया को डेवलपिंग फॉर्म में देखना चाह रहे हो वो आपका अंडर डेवलपिंग के फॉर्म में चला जाएगा। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि लॉस और डेफिसिट से सफ़र कर चुकी थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आप बोल सकते हो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थी वो बहुत ज़्यादा लॉस और डेफिसिट से सफ़र कर चुकी थी। सो वी हैव टू टेक हार्ड स्टेप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ पॉवर्टी, रिड्यूसमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट सेक्टर का क्या है कि वो जो काम करते हैं अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। गवर्नमेंट ने स्टेप तब लिया कि जब पब्लिक सेक्टर हर चीज़ में वो लॉस में जा रही थी, डेफिसिट में जा रही थी, तब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को हेल्प किया। ओके, सो दे हैव जस्ट टेकन द डिसीजन, सो वी हैव टू टेक हार्ड स्टेप्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ पॉवर्टी, रिड्यूसमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर अपने इनकम के अकॉर्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है, बट पब्लिक सेक्टर का जो रहता है ना वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट की बेस्ड होती हैं। ओके, whatever we just maintain the objectives, we have to fulfill all that things। हम लोगों ने जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप बोल सकते हो प्रिपेयर किया, तो हम लोग को उस चीज़ को, सारे ऑब्जेक्टिव्स को मेंटेन भी करना होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, इन्होंने फर्स्ट ये चीज़ बनाया कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, here it is given the performance of the public sector was poor due to unorganized plants। पहली बात तो पब्लिक सेक्टर क्यों लॉस में गई, क्यों उसका डेफिसिट फॉर्म हुआ। फर्स्ट रीज़न ये था कि उस समय बहुत पुअर कंडीशन थी पब्लिक सेक्टर की ड्यू टू अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट, क्योंकि उन्होंने कोई भी प्लांट्स, कोई भी आप कहते एक ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होता है, किस फॉर्म में करना है, किस वे में हमें कोई भी चीज़ डेवलप करनी है, कौन सा तरीका होना चाहिए, इनका सारा चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड वे में था। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी था, ओवर स्टाफिंग था, ट्रेड यूनियनिज्म था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ट्रेड यूनियनिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, ये एक ऐसे लेवल पे थी जहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये एक
इनमें कोलेब्रेशन की बात आप बोल सकते हो कि कोलेबरेट होकर कोई भी चीज़ नहीं करते थे इन सब चीज़ों को लेके। सो द गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। उन्होंने एक सुधार लाने के लिए पब्लिक सेक्टर में कुछ स्टेप लिए। ओके, रिफॉर्म्स मीन्स होता है, यू कैन से इट हियर, रिफॉर्म्स को आप बोल सकते हो कि सुधार। इन द पब्लिक सेक्टर द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वॉज रिड्यूस फ्रॉम 17 to 3 इंडस्ट्रीज, नेमली एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट आपका यहाँ गिवन है कि इन्होंने फर्स्टली क्या एक्शन लिया। इन्होंने एक्शन ये लिया कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8। ओके, इन्होंने एक्शन लिया कि जो इंडस्ट्रीज है पब्लिक सेक्टर की, उसमें क्यों ना हम प्राइवेट सेक्टर को भी दे दें कुछ पार्ट्स। तो उन्होंने क्या किया, 17 पब्लिक सेक्टर में से उन्होंने 8 प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। ओके, एंड 8 जब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया इंडस्ट्रीज, तो उसके कुछ दिन बाद, उसके कुछ आफ्टर 1 month यू कैन से कि धीरे धीरे वो चीज़ें उन्होंने 3 तक कर दिया। मीन्स 17 में से 8 उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया इंडस्ट्रीज, बट 8 देने के बाद उन्होंने 3 और दे दिया प्राइवेट सेक्टर को। ओके, आप बोल सकते हो जो उसमें से जो उनका बचा वो क्या हुआ, यू कैन से इट 17 पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी, उसने 8 क्या किया, किसको दे दिया, दे आर जस्ट गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। ओके, नाउ यू कैन से 17 में से 8 दिया, हाउ मच वी गेट ओनली, यू कैन से इट हेयर कि 17 पब्लिक सेक्टर में से आप बोल सकते हो कि वो 8 पे आए, फिर 8 करते करते उन्होंने और भी इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी। एट लास्ट उनके पास सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज बचती है पब्लिक सेक्टर के पास। पब्लिक सेक्टर हैव ओनली 3 इंडस्ट्रीज दे हैविंग। ओके, वो 3 इंडस्ट्रीज उनकी कौन कौन सी थी, एटॉमिक एनर्जी, ओके, आर्म्स एंड एनिमेशन। ओके, नेक्स्ट थिंग आप बोल सकते हो रेल ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीज़ें जो थी वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में थी। एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट, ये 3 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो ओवरऑल पूरी कंट्रोल थी इनके, पब्लिक सेक्टर की ही ओवरऑल इस पर कंट्रोल थी। नेक्स्ट थिंग हम लोग को ये चीज़ देखनी चाहिए कि वी जस्ट इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर, वाई वी जस्ट इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर एंड डू रिडक्शन इन द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। They just tell to them that you can also show involvement in public company। उन्होंने ऐसा क्यों किया कि 17 में से उन्होंने, आप बोल सकते हो उन्होंने 8 जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और इंडस्ट्रीज दे दिया, बट ओवरऑल देखा जाए तो 3 इंडस्ट्रीज जो रहती है पब्लिक सेक्टर वो अपने कंट्रोल में रहती है। मैंने बताया एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट, ये 3 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, इनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। आप बोल सकते हो कि ये जो उन्होंने इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को दिया वो तो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है, बट व्हाट अबाउट द अदर 3 इंडस्ट्रीज, 3 इंडस्ट्रीज ओवरऑल आपकी कंट्रोल में रहेगी पब्लिक सेक्टर के। सो यू कैन ऑल्सो शो इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक कंपनीज। उन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी को कि आप अपना इन्वॉल्वमेंट पब्लिक सेक्टर में भी, पब्लिक कंपनी में भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, हम लोग मिल के चीज़ें करेंगे। ये सब सारी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि बिकॉज दे आर जस्ट मैंशनिंग इन देयर 5-year प्लान की 5-year प्लान में ये सारी चीज़ें इन लोग को लानी पड़ी। So 17 major industries from which 8 industries should be with private company. Then after 8 it has taken only 3 industries in public sector. उन्होंने at last 3 industries को public sector में रखा, जिसमें atomic, arms and communication. Okay, अब arms and communication का आप बोल सकते हो कि the defense things आप इसमें आते हैं, इसमें for the बोल सकते हो कि जो defense things होते हैं for the protection of the country वो आते हैं, और रेल ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो। Okay, so 14 industries were under the control of private and rest of the industry with government company। 17 में से 14 इंडस्ट्री जो थी वो प्राइवेट कंपनीज की थी, प्राइवेट सेक्टर की थी, और जो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज थी 3 वो पब्लिक सेक्टर में थी। एटलीस्ट द थिंग इज ऑल ओवर द कंट्री, ओवर द प्रॉफिट इज ऑल्सो इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो भी कंट्रोल था, जो भी प्रॉफिट था वो प्राइवेट सेक्टर में था, और दे कैन डू अ वर्क, टेक पार्टिसिपेंट पार्टनरशिप, वो कोई भी काम कर सकते थे, किसी भी पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट भी कर सकते थे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ PPP। हम इसको PPP बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जब दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट मिलकर कोई भी एंटरप्राइज को आगे बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, सो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट
जस्ट आप इस चीज़ को ध्यान देना कि मैं अभी फर्स्ट टॉप इसका फर्स्ट ये जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है मैं ये लाइन आपको समझा रही हूँ, डोंट गो टू द सेकंड लाइन, ओके। क्योंकि इसमें कुछ लाइंस जो हैं वो ऊपर नीचे दी हुई हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप देखना मैं कहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, तो आप उस चीज़ को ध्यान देना। ये मत सोचना कि फर्स्ट के बाद सेकंड पॉइंट गिवन है तो मैम ने ये क्यों नहीं समझाया। यू हैव टू फोकस ओनली तो हाईलाइटेड लाइन्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ओके। इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स आप बोल सकते हो of a select set of public sector enterprises. Now you can say in the third one you can see equity shares of public sector units are sold to private sector and the public, which is known as disinvestment. It means what? It means in this topic it is totally give importance to private sector enterprises. ये जो भी importance है private enterprises को ही दे रहे हैं। In this the government tell the public sector to invest all their shares. जो थर्ड टॉपिक मैं आपको वो क्लियर कर रही हूँ कि in this the government tell the public sector to invest all their shares. गवर्नमेंट बोलती है पब्लिक सेक्टर को कि आपके जितने भी शेयर्स हैं, जो भी वर्किंग मैनेजमेंट वो सारे प्राइवेट सेक्टर को दे दो, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू दिस ओनली। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा काम क्यों करती है, ऐसा एक्शन क्यों लेती है, क्योंकि उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता रहता है कि जो भी पब्लिक कंपनी है वो अनप्रॉफिटेबल में जा रही है, तो ये शेयर्स मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को अलॉट कर दें, ओके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो प्रॉफिटेबल नहीं अनप्रॉफिटेबल है, तो वाई वी कैन नॉट ट्रांसफर इट टू द प्राइवेट सेक्टर, वाई दे जस्ट गिव ऑल थिंग्स टू प्राइवेट सेक्टर। अब आप ये बोलो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पब्लिक सेक्टर को ना देने के बजाय पब्लिक सेक्टर के सारे शेयर वर्किंग मैनेजमेंट के प्राइवेट सेक्टर को देती है, तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि दे आर जस्ट फेमस फॉर द वर्किंग एफिशिएंसी। वो एक आप बोल सकते हो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय होते हैं बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, टाइमली वर्क करते हैं, सारा चीज़ उनके में एक वर्किंग एफिशिएंसी भी उनकी अच्छी होती है, एक टाइम मैनेजमेंट होता है। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वो पब्लिक सेक्टर कंपनी को लॉस में, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी जो भी लॉस में जा रहा है उसके सारे शेयर्स प्राइवेट कंपनी को अलॉट कर देंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर पब्लिक सेक्टर लॉस में जा रहा है तो हम क्यों ना सारे उसके शेयर्स वर्किंग मैनेजमेंट जो भी है वो क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को दे दें, क्योंकि हम लोगों ने अपने 5 ईयर प्लान में यही सब सारी चीज़ों को तो सुधार करनी है, सारी चीज़ को रिफॉर्म करना है, ओके। तो इसलिए ना PPP बनाया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके। तो प्राइवेट सेक्टर की अधिक इन्वॉल्वमेंट थी इसमें। नेक्स्ट थिंग इज हियर इट वाज एग्जेम्प्टेड दैट दिस वुड लीड टू इम्प्रूविंग व्हाई दे जस्ट प्रेज प्राइवेट सेक्टर। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड लीड टू इम्प्रूविंग। इट मीन्स वॉट कि आप बोल सकते हो क्यों इतना प्राइवेट सेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है क्यों इतना प्राइवेट सेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। फर्स्ट थिंग आप बोल सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर को ये सारी चीज़ें, प्राइवेट सेक्टर को प्रेज करना, ये सारी चीज़ें उनको ट्रांसफ़र करना, it was the main reason behind all this thing, that transferring the risk from public sector to private sector so that the funds are invested in able projects. अगर हम अपना फंड जो पब्लिक सेक्टर को अच्छी यूटिलाइजेशन में नहीं ला रही है, उसका मिस यूज़ हो रहा है, चाहे वो उस तरीके से डेवलप नहीं कर रही पब्लिक सेक्टर और हमारा फंड्स वैसे के वैसे ही है, तो वाई वी कैन नॉट सेंड ऑल द फंड्स टू द प्राइवेट सेक्टर, ओके, फॉर द एबल प्रोजेक्ट्स। रिड्यूसिंग डेट एंड इंटरेस्ट बर्डन, एक तरीके से उनका डेट और जो भी उन्होंने लोन लिया है कहीं से पब्लिक सेक्टर ने, वो सारे उनके बर्डन, एक तरीके से देखा जाए तो जो भी उनके डेट्स हैं, इंटरेस्ट है, वो सारे बर्डन भी कम हो सकते हैं। दैट्स वाई द प्राइवेट कंपनी भी इन्वॉल्व हो जाती है, उससे क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और उसकी प्रॉफिट भी इंक्रीज होती है, ओके, और उनके डेट्स भी कम हो जाते हैं। डिस्करेजिंग गवर्नमेंट मोनोपोली, और प्राइवेट सेक्टर का तो हमेशा से ये चीज़ रहा है कि वो पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट के मोनोपोली को हमेशा डिस्करेज करें, ओके। टेलीकॉम में गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रोल था, बट प्राइवेट सेक्टर की वजह से उनकी मोनोपोली कम हो गई, ओके। वी कैन से इट इन मैनी एरियाज पब्लिक सेक्टर हैड अ मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक इट telecom sector, the consumers have benefited more choices, lower price and better quality of products they are giving to the, means it was a very beneficial for the public. आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो टेलीकॉम कंपनीज थी, आप बोल सकते हो उससे पब्लिक को बहुत ही बेनिफिट होता था, ओके। इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, एयरटेल में आ सकते हैं, भारत एयरटेल बोल सकते हो, ओके, भारत संचार निगम लिमिटेड बोलते हो, BSNL। देन इंडियन स्टेट एंड ओन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म BSNL। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 अक्टूबर 2000। इज इट क्लियर?
Third thing is loss making public sector which are potentially viable will be restructured and revived. Revived means यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि उस चीज़ को जिंदा रखना थ्रू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड विल बी क्लोज डाउन. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है. जस्ट सी, मैंने सेकंड पॉइंट का भी डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट वन बाय वन वी हैव टू टेक ऑल द पॉइंट्स. अगर कुछ ऊपर नीचे पॉइंट्स है तो आप थोड़ा भी कंफ्यूज मत होना. ओके, उन्होंने एक प्रोविज़न बनाया कि जो भी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है बहुत साल से प्रॉफिट उन्होंने गेन नहीं किया तो आप बोल सकते हो कि जो भी बर्डन है गवर्नमेंट पे, जो भी लॉस है और मेकिंग यूनिट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने एक फॉर्म किया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. ओके, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वर्क इज़ टू चेक पब्लिक सेक्टर यूनिट. वो पब्लिक सेक्टर के सारे काम को चेक करती हैं, वो सफरिंग फ्रॉम लॉस. अगर उनको लगता है कि इनको फिर से हम रिवाइव भी कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, इनको ट्रेनिंग दे के उनको अच्छे से प्रॉफिट हम लोग उनकी इंक्रीज़ करवा सकते हैं, उनके सारी चीज़ें अच्छे से एक मैनेजिंग वे में जा सकती है. ओके, आफ्टर दिस ऑल्सो दे वर नॉट गिविंग रिस्पॉन्स. अगर ये सारी चीज़ें फैसिलिटी देने के बाद भी BIFR का सपोर्ट होने के बाद भी अगर पब्लिक सेक्टर अपने में कोई भी चेंजेस नहीं लाती है तो उन्होंने BIFR ने अनाउंस किया कि दे जस्ट शट डाउन ऑल दैट टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जो अभी तक कोई भी प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रही है सारी फैसिलिटी सारी चीज़ें देने के बाद भी. तो BIFR हैज़ अनाउंस टू शट डाउन ऑल द अनप्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. बट जब BIFR ने ये अनाउंसमेंट कर दी तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में बहुत प्रॉब्लम आ गई. बहुत लोग जॉब छोड़ दिए, बहुत ही एम्प्लॉयज़ जो थे उनको बहुत नुकसान हुआ. आप बोल सकते हो किसी एक मेंबर की वजह से कोई दूसरा सफ़र करे, ऐसा तो हो नहीं सकता है. एंड पब्लिक सेक्टर एक गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि आपने जब वो गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक सेक्टर कंपनी को बंद कर दिया तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि उनको फाइनेंशियली हर तरीके से ठीक रखे. ओके, तो उन्होंने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम था नेशनल रिन्यूएबल फंड. यू कैन सी इट हियर. नेशनल रिन्यूएबल फंड वाज क्रिएटेड टू रिट्रेन एंड रिडिप्लॉय रिट्रेंच्ड लेबर एंड टू द कंपनसेट एम्प्लॉयज सीकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट. मीन्स जिनका वॉलंटरी रिटायरमेंट आप बोल सकते हो कि जो उसके एम्प्लॉयज़ थे उनको फिर कुछ रहा नहीं कि वो जब वो एक गवर्नमेंट एक पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस की जॉब छोड़ दिए तो वो क्या करेंगे. तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनी कि नेशनल रिन्यूएबल फंड मतलब कि उनके एम्प्लॉयज़ को पेंशन स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड किया गया. ओके, ये सारा एक्शन गवर्नमेंट को लेना क्यों पड़ा? क्योंकि देयर आर मैनी एंटरप्राइजेज विच आर सिक एंड नॉट कैपेबल ऑफ बिंग रिवाइव्ड एज दे हैव एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉसेस. ओके, मीन्स उन्होंने इतना लॉस इनकर कर लिया था कि उनको सारी फैसिलिटी देने के बाद भी उस चीज़ का हम लोग कवर नहीं कर पा रहे थे. ओके, विथ पब्लिक फाइनेंसेस अंडर इंटेंस प्रेशर. आप बोलते प्रेशर बन गया था कि पब्लिक एक फाइनेंशियल पोजीशन अगर उस पब्लिक सेक्टर की देखी जाए तो एक तरीके से वो चीज़ एक स्टेबल नहीं हो पा रही थी. ओके, तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर जस्ट नॉट एबल टू सस्टेन दैम मच लॉन्गर. तो भाई जिस चीज़ से हमें लॉस हो रहा है, जिस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से हमें लॉस हो रहा है तो हम उस चीज़ का क्यों उसे लॉन्गर टाइम के लिए चलाएं. तो यहाँ पे हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू द गवर्नमेंट इन सच केसेस इज टू क्लोज डाउन दीज अंडरटेकिंग्स आफ्टर प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी. ओके, दिस इज द मेन थिंग इट इज़ गिवन हियर. नाउ यू कैन से, मैं आपको इसके अलावा भी और भी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इसमें. ये यहाँ पे टोटल आपके 5 पॉइंट्स गिवन है. मैंने फिर 4 पॉइंट डिस्कस किए. नॉट द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिफाइंस इट्स ऑटोनॉमी एंड द टारगेट्स टू बी अचीव. ये इसका लास्ट टॉपिक ये है कि जब तक कि उनकी न्यू जॉब नहीं लग जाती उनको पेंशन दिया जाएगा. आफ्टर दिस उन्होंने ये चीज़ भी अनाउंस किया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पब्लिक सेक्टर ने असाइन किया इन विच दे गिव फ्रीडम टू पब्लिक सेक्टर. उन्होंने MOA के थ्रू उन्होंने अनाउंसमेंट की गवर्नमेंट ने कि पब्लिक सेक्टर इसके अंडर में कोई भी चीज़ जो उनका मन करे, जो जिस तरीके से वो काम को करना चाहते हैं वो चीज़ कर सकते हैं ऑन देयर ओन वे. ओके, बट थ्रू MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू उसमें कोई भी प्रोसीजर पॉलिसी दी होगी किस तरीके से उनको अपने काम को करना है. अब उनको पहला जैसा इंडिपेंडेंट उनको आप बोलते तो पहले जैसा उनके अंदर वो एक जो कहते हैं ना किसी चीज़ का फाउंडेशन रखना, पहले उनके में फाउंडेशन नहीं था गवर्नमेंट का, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एक गवर्नमेंट की
एंटरप्राइज मानी जाती है। बट अभी क्या है, पब्लिक सेक्टर जब गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को देख लिया कि इसको तो बहुत लॉस हो रहा है, ये तो बहुत ही एक प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है इस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, तो उन्होंने बोला ठीक है आप पब्लिक सेक्टर को कि ठीक है आप अपने तरीके से काम करो, सारी चीज़ें करो, बट अंडर MOA जो उसमें गिवन है आप उस चीज़ को फॉलो करोगे, नॉट डू एनीथिंग थ्रू द अगेंस्ट ऑफ दिस MOA। ओके, दे गेट अ टारगेट टू कंप्लीट देयर वर्क ऑन द टाइम। तब पहले उनको एक टाइम नहीं दिया जाता, पहले पब्लिक सेक्टर के जो गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक कह दिया जाता है ठीक है भाई करना है तो करो, कभी कभी वो काम जिस दिन कहा जाए उस दिन ना करके नेक्स्ट डे करते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ का बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि ऐसे तो नहीं है, मैं तो जॉब तो छोड़ने वाला ही नहीं क्योंकि इसमें मुझे गवर्नमेंट का टैग लग गया। बट डजंट मीन कि आप उस चीज़ को एक अलग तरीके से करो, आपको अपना पूरा 100% किसी भी जॉब में देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, दे हैव अ ऑटोनॉमी बट नाउ दे गॉट अ टाइम लिमिट। पहले तो उनके पास ऑटोनॉमी था बट अब इतनी ऑटोनॉमी है लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले थी, बट नाउ दे गेट अ टाइम लिमिट। इज इट क्लियर? इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स आई जस्ट वांट टू क्लियर कि एग्जांपल्स में यहाँ पे आपके बताया था अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। जब बच्चे इस चीज़ को पढ़ें तो वो कंफ्यूज होते हैं कि मैम ने अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी का मतलब बताया क्या है। मैम ने तो सिर्फ ऐसे रीड कर लिया कि अनऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी उसमें, बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं उस चीज़ को क्लियरली आपको बताने वाली हूँ उसका मेन मतलब होता क्या है। ओके, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ अ कैपेसिटी, अंडर मीन्स जब कोई चीज़ आपके एक बियॉन्ड लिमिट तक है कोई चीज़, ठीक है, सॉरी एक बियॉन्ड होता है, उस चीज़ के पार आप नहीं जा सकते, उस चीज़ के अंदर ही आपको रहना है। ओके, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी मीन्स इट इज़ ऑफन यूज एज अ मेजर ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट टेंड्स टू फॉल एज आउटपुट अराइजेज। इसका मतलब यही होता है कि एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की जितनी भी एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वो गिर जाती है, आउटपुट अराइज होती है। तो हमारा मतलब ये है कि जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका क्या मेजरमेंट हमको करना चाहिए कि जब मैं किसी प्रोडक्शन में कॉस्ट लगाया है तो वो भले ही कम लगे बट उसकी आउटपुट जो है वो मुझे अधिक मिले। सो हाई यूटिलाइजेशन कैन रिड्यूस यूनिट कॉस्ट मेकिंग अ बिजनेस मोर कम्पिटिटिव। आप अपनी प्रोडक्शन में जितना कॉस्ट अच्छा लगाओगे तो आपको उतना आउटपुट की उम्मीद भी रखो। जब आप कोई चीज़ अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। ओके, दे जस्ट मेकिंग अ बिजनेस मोर कम्पिटिटिव। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी का मतलब यही होता है, इट इज ऑफन यूज एज अ मेजर ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एवरेज इन विच एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट टेंड्स टू फॉल एज आउटपुट अराइजेज। नेक्स्ट थिंग, प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी में भी कंफ्यूज कि प्रोडक्टिविटी होता क्या है, तो प्रोडक्टिविटी का मैं क्लियर आपको बता दूं। प्रोडक्टिविटी इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क, एक वर्क की क्वांटिटी होती है जो टीम एक बिजनेस मिलकर करती है कि उन्होंने एक दिन में कितने काम को किया। ओके, एंड एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी ऑन द अदर हैंड इट मीन्स रिफर्स टू द रिसोर्सेज, मीन जो रिसोर्सेज यूज हुए कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, कोई भी काम को करने में, द रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस दैट वर्क, मीन्स उस वर्क को काम करने के लिए जो भी रिसोर्सेज प्रोड्यूस हुए उसकी क्या एफिशिएंसी, क्या उसने उस रिसोर्स को एक सही टाइम पे यूटिलाइज किया कि नहीं किया। ओके, एक यहाँ पे एक और टॉपिक आता है ट्रेड यूनियनिज्म। इट मीन्स व्हाट द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड यूनियंस particularly those concerned with the protecting and furthering the rights of workers। जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनके एक प्रोटेक्टिव नेचर को आप बोल सकते हो, एक उनके वर्कर की जो राइट्स है उसको यूनियनिज्म बोलते हैं हम लोग। ओके, ट्रेड यूनियनिज्म इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट वी ऑल वर्क बेटर व्हेन वी वर्क टुगेदर। ट्रेड यूनियनिज्म का मेन मतलब आप ये जान जाओ कि ट्रेड यूनियनिज्म का मतलब होता है कि जब हम कोई काम मिल के करेंगे तो वो उस चीज़ का हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। इज इट क्लियर? जब कोई भी काम हम मिल के करेंगे तो वी विल जस्ट एक्सपेक्ट दैट गुड थिंग विल गोइंग टू बी इन आवर आउटपुट। ओके, दिस इज द टुडे टॉपिक एंड जस्ट आई वांट टू से वन मोर थिंग। आई विल जस्ट टीच यू द बिजनेस स्टडीज़ ऑफ 12th। मैं तो 11th के BST को पढ़ाती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि 12th के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हों जो कि 12th के स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्पफुल हो। तो आई विल टेल यू विच टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन, कि 12th की क्लास में अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिजनेस स्टडीज़ में, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को
आपके सामने रखूँ, कुछ क्वेश्चन दे दूँ। डजंट मीन कि मैं 11th को पढ़ा रही हूँ तो मैं 12th का कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। 11th का मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो 11th के बच्चे जो 10th के बाद अब 11th में आए होंगे उनको बहुत ज़रूरी है छोटी से छोटी चीज़ यहाँ जानना कि हर छोटी छोटी चीज़ का मतलब होता है कि बेसिक चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो। ओके, रही बात 12th की, तो 12th में जो बच्चे अभी गए हैं तो उनको बेसिक चीज़ की इंपॉर्टेंस तो बहुत पता होगी, उनको सारी चीज़ों के बारे में पता होगा। बट मैं कोशिश करूँगी जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चंस जो होते हैं 12th के, जो मे बी इट विल बी गोइंग टू आस्क इन द एग्जामिनेशन, हो सकता है वो एग्जाम में पूछे जाए, तो मैं वो उस क्वेश्चन को भी अपने इसमें ज़रूर लाऊंगी। इज़ इट क्लियर? एंड यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 12th में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बीच में वीडियो में दिखाए होंगे कहीं कि कहीं पे भी 12th के क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो आप प्लीज़ उस चीज़ के थ्रू जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं वीडियोस के बीच में भी 12th के क्वेश्चन को डाल देती हूँ, या तो स्टार्टिंग में ही जब मैं इंट्रो करती हूँ अपने वीडियोस को तो मैं उस समय भी क्वेश्चन आपको लिख दूँगी, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th। ओके, एंड 11th की अभी ये स्टार्टिंग है तो मैं बेसिक से चीज़ों को पढ़ाना चाहूँगी कि छोटी से छोटी चीज़ को आप समझो, क्योंकि 11th में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको आगे चल के 12th में बीकॉम एमकॉम में कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर क्लास टुडे। ओके, एंड प्लीज़ आपको अगर मोर वीडियोस चाहिए, आपको कुछ अपडेट चाहिए मेरे चैनल से रिलेटेड, तो प्लीज़ जस्ट लाइक